अच्छा जी, देखिए हमारे पास आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ सन की बात करनी है। तो जो सन होता है अब आपको पता है 1.5 बिलियन किलोमीटर जो एक बॉल होता है। और इस के अंदर जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है बेसिकली। तो इसकी जो लेयर्स होती हैं वो सबसे पहली जो लेयर है वो कोर होती है। और ये कंसीडर्ड होती है एक्सटेंड टू फ्रॉम 50-25% टू द सोलर रेडियस। मतलब कि सोलर रेडियस की बात करें जहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी डेंस होती है ना, उस एरिया को सोलर रेडियस का नाम देते हैं। तो मतलब कि जहाँ पे तो ये समझ लें कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब कि ब्राइटनेस होती है, ज़्यादा जो इसकी सोलैरिटी होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो 25% तक एक्सटेंड होता है। और ये 150 टाइम्स जो है डेंस होता है किससे वाला, वाटर से। ये भी एमसीक्यू के अंदर आप इसको बात कर सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है कोर का। अच्छा, उसके बाद है जो रेडिएटिव जोन कहते हैं इसको, 25 से 70%, मतलब कि जो इनर पार्टिकल्स हैं, इनर पोर्शन है सन का, वो रेडिएटिव जोन पर मुश्किल होता है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जहाँ पे जो है वो फ्यूजन हो रही होती है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको हम रेडिएटिव जोन के नाम से जानते हैं। तो आप इसके अंदर ये बात कर सकते हैं जो मोस्ट डेंस एंड थर्मल पार्टिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, दैट इज द रेडिएटिव जोन। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके सन की बात करने के बाद हम अगर बात नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स के अंदर, तो देखें कि हमने पार्ट ऑफ सन में देखना है जी। जो थर्ड पार्ट होता है सोलर इंटीरियर इज नेम एज द कन्वेक्टिव और द कन्वेक्टिव या कन्वेक्शन जोन के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त यहाँ पे नीचे बताइए कि जो कन्वेक्टिव या कन्वेक्टिव या कन्वेक्शन जोन होता है बेसिकली, ये एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेड जोन होता है फिजिकल मोशन ऑफ द हॉट मटेरियल। मतलब कि जब भी जो मूवमेंट्स होती हैं सन्स के पार्टिकल्स की, उनके मूवमेंट्स की वजह से जो थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सन, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। ये एक फिजिक्स की टर्म है, कन्वेक्शन के नाम से जानी जाती है। तो फिजिक्स वाले इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जो कोल गैस है, कोल गैस बेसिकली सॉरी, एक होती कोल गैस, एक कूल गैस है, कूल गैस सिंक। मतलब कि इसमें ये होता है कि जो गैस ठंडी हो जाती है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाती है जब इसकी मूवमेंट्स होती हैं वो एक्सेलरेट कर पा रही होती हैं। ठीक है जी। आपकी तरफ से ना मेरे ख्याल में नेट इशू है। मेरी तरफ से आवाज जो है ना वो ब्रेक नहीं हो पा रही। क्या ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को तो आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी सर। जी जी ठीक है। अच्छा जी, वो सिग्नल इशू की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं जिसके जो एटमॉस्फेयर होता है सन का, ये बड़े डिटेल्ड नोट्स नोट्स हैं। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है और करना है, क्योंकि आपको ये नोट्स करने के बाद कोई भी जनरल साइंस एबिलिटी की जो बुक है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, जनरल साइंस एबिलिटी भी है, जनरल साइंस एबिलिटी में फिजिकल साइंसेस भी हैं, केमिकल बायोलॉजिकल साइंसेस भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, फोटोस्फेयर्स क्या होते हैं? ये लोअर एटमॉस्फेयर होता है सन का, जहाँ पर जो ऐसा हिस्सा जो हम देख सकते हैं उसका टेम्परेचर जो है तकरीबन 5800 केल्विन होता है। मतलब आपको पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन का होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 57 जो होता है हमारे पास टेम्परेचर, वो 5500 समथिंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि 5800 केल्विन बनता है अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो क्रोमोस्फेयर होती है ये 2000 किलोमीटर की थिक लेयर होती है एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर के अंदर, जहाँ पे जो है ना इसको क्रोमोस्फेयर इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट कलर जिसके प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट कलरफुल ये लेयर्स होती है, जिसकी वजह से हम क्रोमोस्फेयर का नाम देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी हमारे पास कोरोना, बेसिकली कोरोना दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर आई। तो ये अपर मोस्ट पोर्शन होता है सन एटमॉस्फेयर का, दैट इज कोरोना, एंड इज सरप्राइजिंगली मच हॉटर देन द सन सरफेस। मतलब फोटोस्फीयर से कहीं गुना ज्यादा हैवी होता है। क्या पता हमारे पास सन स्पॉट्स क्या होते हैं? ये कूल डार्क पैचेस होते हैं सन सरफेस के अंदर, और दे आर caused by the disturbance in the sun magnetic field which make them
कूलर देन द सराउंडिंग एरिया। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डिस्पर्शंस की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड्स के अल्टेशंस की वजह से इसका जो हिस्सा है, इसका जो मतलब कि वो वाला पार्ट है जहाँ पे सनस्पॉट्स बनते हैं वो कूलर होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जो होते हैं वो सनस्पॉट्स इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है इस वजह से। और मैग्नेटिक आपको पता है जितनी भी जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मैग्नेटिक लेस होता है, उसके अंदर कोई ग्रेविटी की फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हमारा सन है, तो उसमें डेफिनेटली जो है हमारी अर्थ है, सन है, मतलब हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं या फिर हमारे स्टार्स होते हैं, तो उनमें जो ग्रेविटी का जो पोर्शन है वो मौजूद होता है। साथ भाई ये बुक नहीं है, ये नोट्स हैं, ठीक है, ये बुक नहीं है। तो आप इस हवाले से थोड़ा-सा ना मेंटली, अब मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो लिख रहे होंगे और आपकी ड्यूटी आज के बाद कि आप लोगों ने लेक्चर लेने के बाद जो अपने नोट्स हैं वो रोल नंबर के साथ पैच करके आपने पीडीएफ बना के ग्रुप के अंदर सेंड करना है। और ये नोट्स इसलिए नहीं होते कि इनको हम चेक कर लें, टिक्के लगा लें और मार्क्स दे लें, बल्कि ये नोट्स इसलिए होते हैं हमें पता चल सके आप क्लास में मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हम देखें कि हमारे पास जो पास्ट पेपर्स में कौन-कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास आज सोलर सिस्टम में से। तो आपके सामने कुछ 2018 तक जो पेपर हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन्स हैं, डिफरेंट मेथड्स एस्टिमेट द एज ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली हमने पीछे मेथड पढ़ चुके हैं, 3-4 डिफरेंट मेथड भी था, यूटिलाइजेशन भी मेथड था। इसको एक दफ़ा आप दोबारा फिर एक दफ़ा रीलोड कीजिएगा। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, गैलेक्सीज़ क्या होता है? गैलेक्सीज़ क्या आपको बारे में पता है? यूनिवर्स है, उसके बाद गैलेक्सी आती है, गैलेक्सी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। डार्क गैलेक्सी, व्हाइट गैलेक्सीज़ के बारे में आप जान चुके हैं। और अर्थ बिलॉन्ग टू व्हिच गैलेक्सी, ये भी जो है ना हमारा गैलेक्सीज़ के टॉपिक के अंदर ही समझ चुके हैं हम। डार्क एनर्जी क्या होता है? डार्क मैटर क्या होता है? ब्लैक होल क्या होते हैं? और इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर्स सन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे जी प्रोसेस ऑफ नेचर है हमारा, प्रोसेस ऑफ नेचर में हमने क्या डिस्कस करना है? हमने देखना है कि जो हमारे पास जो मतलब कि एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे पास फिनोमेना होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो कौन-कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस हवाले से, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि सोलर मतलब कि ज़मीन का गिरन लग जाने, चाँद का गिरन लग जाना, ठीक है? तो मतलब कि जब 2 चीज़ों के दरमियान, 2 प्लैनेट्स के दरमियान या 2 हमारे पास जो गैलेक्सी पिट्स के दरमियान, मेटेरॉइड्स के दरमियान कोई एक तीसरी शय आ जाती है, तो उसको वो एक्लिप्स के नाम से जानते हैं या एक्लिप्सिस के नाम से जानते हैं। ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है। एक्लिप्सिस से मुराद ये होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाँद गिरने लग गया, तो इसका मतलब है कि चाँद गिरने से मुराद ये होता है कि चाँद और जो ज़मीन का डिस्टेंस है उसके दरमियान किसी और थर्ड पार्टिकल्स का आ जाना। तो इसके बाद अगर हम बात करें अपने एक्लिप्स की बात करें तो obscuring of one heavenly glacial body by another, मतलब कि किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी की वजह से इक्लिप्स हो जाना, मतलब कि छुप जाना, पार्टिकुलरली दैट ऑफ द सन और मून, मतलब सूरज गिरने लग सकता है या चाँद गिरने लग सकता है। तो आप सूरज सोलर इक्लिप्स और सन इक्लिप्स की बात भी यहाँ पे सीखेंगे, और दूसरा जो है वो आप यहाँ पे मून इक्लिप्स के बारे में भी देखेंगे, तो वो कौन-कौन से हमारे पास फिनोमेना होते हैं। अच्छा देखिए जी, आप लोग उम्मीद है कि सुन रहे ही होंगे लेक्चर को, तो आपने इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं उनको बड़े माइंड में रखना है। एक है अम्ब्रा और दूसरा है इसको पिनम्ब्रा के नाम से कुछ लोग जानते हैं, आप इसको इनम्ब्रा के नाम से आप सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पी यहाँ पे साइलेंट होता है, अम्ब्रा और इनम्ब्रा, ठीक है? तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स जो होता है ये सन इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। ये जनरल साइंस एबिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट, और जनरल साइंस एबिलिटी के अलावा एवरीडे साइंस जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मून बेसिकली ये सोलर इक्लिप्स या सन इक्लिप्स क्या होता है? जहाँ सूरज ग्रहण कब लगता होता है? जब चाँद जो होता है वो ज़मीन और सन के दरमियान में आ जाता है और प्रॉपर्ली जो शुआएँ हैं जो सूरज है उसकी शुआएँ ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, शैडो बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? सोलर इक्लिप्स या सन इक्लिप्स के नाम से जाता है। सीधी-सी बात है कि जी सूरज की छाँव का ज़मीन पर प्रॉपर्ली ना पहुँच पाना, जिसकी वजह से चाँद की वजह से इसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स या फिर सन इक्लिप्स। ये 2 तरह के होते हैं बेसिकली।
ये अम्ब्रा होता है। अम्ब्रा इज अ शैडो डार्क कोड बेसिकली। Imagine a light source and object creating a shadow. If you are standing within the umbra, you will not be able to see any part of the light source as the object blocks all direct light से। अच्छा, umbra क्या होता है बेसिकली? एक बहुत ही ब्लैकिश किस्म का एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की जो लाइट सोर्स है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और जितनी भी आने वाली लाइट है जिसकी वजह से कुछ चीज दिखाई देती है या फिर साया किसी बनता है, किसी ऑब्जेक्ट का एक शैडो क्रिएट होता है, उसके बारे में कोई भी फिनोमेना क्रिएट नहीं, मतलब कि ये डेंस फॉर्म ऑफ द सन इक्लिप्स कह सकते हैं। मतलब मुकम्मल तौर पर उसकी जो रोशनी अभी रिसेंटली जो है डेरा इस्माइल खान के अंदर ये अम्ब्रा का कंसेप्ट सामने आया था। ठीक है, पार्शली इक्लिप्स से क्या मुराद होता है? इसमें कंप्लीटली इक्लिप्स नहीं होता, इसमें जो थोड़ा सा जो आधा गिरन लग सकता है, इसको कहते हैं इनम्ब्रा इज अ हाफ शैडो दैट अकर्स व्हेन अ लाइट सोर्स ओनली पार्शियली कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन द मून obscure पार्ट ऑफ द सन, इस मतलब जो सन डिस्क के सामने जब आ जाता है तो उसका आधा सा पार्ट होता है वो मुकम्मल तौर पे छुप जाता है, तो जो बाकी पार्ट है वो उसकी रोशनियां अपनी जो शुआएं हैं वो पूरा का पूरा डाल रहा होता है जमीन के ऊपर। इसका मतलब है सोलर इक्लिप्स से मुराद मतलब सन इक्लिप्स। सन इक्लिप्स से मुराद जब सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। अब सूरज की रोशनी जमीन तक क्यों नहीं पहुंचती? दो तरीकेकार है। एक है टोटल इक्लिप्स जिसको हम अम्ब्रा के नाम से जानते हैं, और एक है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा। अब जो पार्शियल इक्लिप्स होता है ये इनम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हाफ शैडो होता है जो कि लाइट सोर्सेज को कंप्लीटली तौर पे कवर नहीं करता, बल्कि कुछ हिस्से जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सन डिस्क, जो डिस्क होती है उसको कवर अप करने के बाद जो है ना वो उसकी छांव को रोक देता है जमीन तक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जी सोलर क्लिप्स के बारे में यहाँ पे बताया। अभी देखिए हमारे पास सन है। अब सन क्या कर रहा है? सन हमारे पास आने वाली जो सन की रोशनी है उसके दरमियान चांद आ गया, और चांद की वजह से ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है दैट इज द इक्लिप्स। ठीक है, अब देखिए ना, इन अम्ब्रा है बेसिकली वो डार्क, आपको जो डार्क एरिया जिसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, ये देखिए वो एरिया जहां पर डार्क एरिया नजर आ रहा है आपको, दैट इज अ अम्ब्रा। ठीक है, इन अम्ब्रा क्या होता है बेसिकली? दैट इज अ पार्शियली इक्लिप्स होता है जो जमीन के काफी हद तक फैल चुका होता है, लेकिन जो अम्ब्रा होता है वो दूर के स्पेसिफिक पोर्शन पर होता है, लेकिन उससे ये होता है कि वहां पर बहुत ही डेंस फॉर्म में जो होता है हमारे पास डार्क जो लाइट है वो क्रिएट होती है, और वहां पे किसी किस्म का शैडो या लाइट की मूवमेंट्स नहीं हो पाती। इसी को अगर हम देखते हैं तो हाउ अ टोटल इक्लिप्स अकर्स, सबसे पहले जो होता है वो आधा चांद फिर आधा फिर ज्यादा, ये मतलब उसको फिनोमेना बताया हुआ है। अच्छा, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के नाम से अगर जाना जाए तो सोलर लूनर इक्लिप्स नेक्स्ट हमारा जो है लूनर इक्लिप्स है, मून इक्लिप्स है। इसका डेफिनेट ये है कि जो हमारे पास सूरज की जो रोशनी है उसमें क्या होता है, उसमें सेंटर में जमीन आ जाती है, और जमीन का जो साया है वो जो चांद है उस पर पड़ रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है जी जमीन और सूरज, जमीन और चांद के दरमियान, सॉरी, जमीन और सूरज के दरमियान चांद का आ जाना वो सोलर इक्लिप्स है, मतलब हमारे पास सन इक्लिप्स है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास जब लूनर इक्लिप्स होता है या फिर मून इक्लिप्स होता है तो इसमें जमीन दरमियान में आ जाती है। इसमें भला ये जो सूरज की रोशनी, अब बेसिकली जरूरत क्या है? चांद की अपनी की रोशनी होती है? चांद की अपनी की रोशनी नहीं होती, याद रखना। चांद की रोशनी वो होती है जो कि सूरज की वजह से जमीन तक आ रही होती है। ठीक है, जो सूरज की रिफ्लेक्शन है उस बेसिस की वजह से। जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है तो फिर प्रॉपरली तौर पे सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पहुंच पा रही होती, हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। तो यहाँ पे अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन एंड इट्स शैडो डार्क द मून। इनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स एंड टोटल लूनर इक्लिप्स तीन तरह की हो सकती है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल वो डेंस पार्टिकल्स में मतलब मुकम्मल तौर पे चांद को वो शैडो क्रिएट करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अम्ब्रा है, जैसे हम पीछे पढ़ते। इनम्ब्रा क्या होता है? वो पार्शली होता है, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है, व्हाट इज अ ब्लड मून? ब्लड मून क्या होता है बेसिकली? ब्लड मून ये रेड ग्लो होती है, तरह की जो ब्लैक, इसकी ना पिक्स आगे बताई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं है, चले। इसकी ना पिक्स आगे होती है, बेसिकली पिक्स में आपको पीछे बेसिकली आपको मैंने दिखाया था ब्लड मून क्या होता है। ये एक रेडिश किस्म का ब्लड होता है। ये मतलब ब्लड नहीं होता बेसिकली, ये बेसिकली रेडिश कलर का जो एक मतलब शेडो क्रिएट होता है ना मून के ऊपर, उसको हम कहते हैं
ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रेड ग्लो यहाँ से जो होता है ना, जब कभी कभार आप देखते हैं कि जो चांद होता है ना, कभी कभार मतलब कि नॉर्मली नहीं होता। इसके आप समझ लें कि आप ये कुछ दीदियां भी इस तरह की मतलब कंसेप्ट रखती हैं माइंड में। आप मुझे तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बता सकता मैं ओपनली इस प्राइवेसी के लिहाज से, तो वो उनका कुछ इस तरह का कंसेप्ट होता है। During a total lunar eclipse, Earth lies between the moon and the sun. This hides the moon from the sunlight. When this happens, the only light that reaches the moon's surface from the edges of the Earth's atmosphere is air molecule from Earth's surface scatter the most of the blue light. Remaining light on the moon's surface with a red glow, making the moon appear red in the night sky. मतलब कि तमाम तर रोशनी रुक जाती है और कुछ रोशनी जो उस तक पहुंच पा रही होती है, जो कि ब्लू लाइट फॉर्म करती है। अब उस ब्लू लाइट की वजह से जो रेडिश कलर प्रोड्यूस होता है, जो रात को एक सुनहरी रंग प्रोड्यूस करता है, उसको हम ब्लू ब्लड मून के नाम से जानते हैं। ये ब्लड मून बेसिकली क्यों है? इसमें रेडिश जो मून है वो रेडिश कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द डस्ट स्मोक ऑफ द हैज इन द स्काई। ये एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ब्लड मून के नाम से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है 7 स्टेजेस ऑफ अ टोटल लूनर इक्लिप्स। बेसिकली 7 इसकी स्टेजेस है। निम्ब्रल इक्लिप्स बिंग कैसे होता है, फिर पार्शियल इक्लिप्स कैसे होता है, टोटल इक्लिप्स कैसे, मैक्सिमम इक्लिप्स कैसे होता है, टोटल इक्लिप्स एंड कैसे होता है, फिर पार्शियल इक्लिप्स एंड होता है, और निम्ब्रल इक्लिप्स एंड कैसे होता है। मतलब कि 7 स्टेजेस के अंदर, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता। अब ये ना पिक ऊपर मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे देखें ऊपर जब हमने इसको किया था, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसकी 7 स्टेजेस होती हैं। अब 7 स्टेजेस कैसे? सबसे पहले वो स्टार्ट होता है पार्शियल की थोड़ा सा डेंस होता है, फिर मजीद डेंस होता है, मुकम्मल तौर पे आ जाता है, इसके बाद आहिस्ता से खत्म हो जाता है। ये पहली स्टेज है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जो 7 स्टेजेस की बात हम कर रहे हैं ना, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये 7 स्टेजेस हैं जो हमारे पास इस लूनर इक्लिप्स के होते हैं। इसको आप एक दफा राउंड अप कर लेंगे डेफिनेटली। पहले आहिस्ता सा पार्शली होता है, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पे आ जाता है, फिर उसके बाद पार्शली डिस्क्लोज होता है। ये एक इसके बारे में कंसेप्ट समझा जाता है। अच्छा, इसके बाद ब्लड मून के बाद इस 7 स्टेजेस हो गई हैं। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में यहाँ पे मैंने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है जी। सोलर इक्लिप्स बेसिकली क्या होता है, ये मतलब कि जो हमारे पास सन की जो लाइट है वो मून की वजह से रुक जाती है अर्थ के ऊपर। तो ये मून लाइट बिटवीन द सन एंड अर्थ वंस इन एवरी 18 मंथ, ये तकरीबन 18 महीनों में एक दफा होता है। और ये तकरीबन दिन के वक्त होता है, रात के वक्त नहीं होता, क्योंकि दिन के वक्त की रोशनी सूरज की आती है जमीन में, तो इसका मतलब दिन के वक्त ही होता है। तो ये न्यू मून में अक्सर औकात होता है और तकरीबन 5 से 7 मिनट रहता है, और ये सम प्लेसेस में शो होता है, ऑलवेज शो नहीं होता। बड़ा जबरदस्त किस्म का ये एक टेबल बना हुआ है, आप इससे बहुत कुछ जो है अटेन कर सकते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है, सूरज जो चांद की वजह से होता है। ल्यूनर इक्लिप्स मतलब कि चांद पर जो रोशनी नहीं पहुंच पा रही होती, तो इसमें अर्थ और जो सन होता है वो मतलब उस जो सन और मून के दरमियान जो है वो अर्थ आ जाती है, और ये तकरीबन साल में 2 दफा हो सकता है। ये तो तकरीबन आपको देखते हैं कि आप ग्रहण लगा हुआ है, तो ये वो वाला ग्रहण है। ठीक है, चांद ग्रहण जिसे कहते हैं। अकर्स ड्यूरिंग नाइट, डेफिनेटली सबको पता है फुल मून होता है, एंड और तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हो सकता है। तो ये तकरीबन एक जगह पर नहीं, काफी जगह पर ये शो हो सकता है। जैसे जो हमारे पास सोलर इक्लिप्स है वो किसी किसी खास किसी जगह पे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया थी। मीटिंग स्टार्ट हुई कितनी देर हो गई थी? 10:20 की हुई है, तो भी टाइम पड़ा है, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होती है? रोटेशन बेसिकली ये स्पिन होता है वेस्ट टू ईस्ट, इसको सीसीडब्ल्यू स्पिन के नाम से जानते हैं हम। ये जमीन का अपने ही मिदार के अंदर घूमना, उसको रोटेशन कहते हैं। अब रेवोल्यूशन क्या होती है? जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, उसको हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब अगर साल बनते हैं तो वो रेवोल्यूशन के थ्रू बनते हैं, दिन और रात बनता है तो वो सेल्फ रोटेशन के थ्रू बनता है अर्थ की। इसका मतलब ये एमसीक्यू आ जाता है कि रोटेशन कितने देर में होती है अर्थ की, तो आपने बताना है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स में जो अर्थ है वो हम अपनी रोटेशन जो होता है वो अपने सेल्फ की, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है ना, तो ये बेसिकली ये हमारे पास सूरज है, ये वाला हमारे पास सूरज है, तो अर्थ जो है सेल्फ खुद इस तरह घूमती है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन वो होती है जिसके अंदर सूरज के गिर्द जो जमीन अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, जो कि 365 डेज में होता है।
उसको हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि आइडिया हो चुका होगा जो डिस्कशन में किया आप लोगों से, ऐसा ही है क्या ख्याल है? जितना हमने पढ़ लिया कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के? हमने जो है ना वो ब्लड मून पढ़ा है, हमने लूनर इक्लिप्स पढ़ा है, हमने सोलर इक्लिप्स पढ़ा है, हमने सन के पार्ट्स पढ़े हैं, उसके 7 जो मतलब स्टेजेस हैं हमने इक्लिप्स की वो पढ़ी हैं। क्या ख्याल है? कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को? इसका मतलब बाकी लोग क्लास में मौजूद नहीं है तो उनको फिर क्लास से निकाल दिया जाए। अरे जो पता नहीं नेट इशू हो गया होगा। जिस मोहतरमा ने इतनी बहस की है ना, अक्सर औकात ये होता है कि वो क्लास में मौजूद नहीं होती, तो हकीकत है। मुझे बहुत मतलब कि बुरा नहीं लगा, उनका अपना एक सिस्टम है, लेकिन ये अक्सर औकात ये होता है क्लास में मौजूद वो नहीं है, तो गलत बात है इस तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद डे नाइट बनते हैं इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन से, ये आपको मैंने बता दी है, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। डाउन एंड डस्ट मतलब सुबह और शाम की ग्रेविटेशनल मून द सन इज राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर जो लेवल है उस तरह बनता है। अच्छा, यहाँ पे ना इफेक्ट्स इसको हम ना कोरियल्स या कोरियल्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? ये कंसिस्टेंसी होती है रोटेशन की इन द सेम डायरेक्शन, cause an appearance in deflection the flow path over the winds and oceans। मतलब समुद्रों का जो रुख है और जो फ्लो पाथ होता है वो भी इसकी सेल्फ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से बनता है। और ये कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट। ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि ये इसकी जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि ये इतने देर में करता है सेल्फ रोटेशन। दिन रात इस वजह से होते हैं, मौसम चेंज इस वजह से होते हैं। मौसम चेंज में रेवोल्यूशन का बड़ा पार्टिसिपेंट होता है, वो भी आपके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये कैसे आगे लिखा होगा इसमें। रेवोल्यूशंस क्या होती है? वो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन नियरली सर्कुलर ऑर्बिटल, ठीक है? अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स। 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड्स में जो सन होता है वो अपना एक चक्कर, सॉरी जो अर्थ होती है वो अपना एक चक्कर सन के गिर्द पूरा करता है। 365 डेज होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होते हैं, 40 सेकंड होते हैं। तो एक जो रोटेशन है मतलब ये सन है, ये वाला आप सन देख रहे हैं, इसके गिर्द जो जमीन है वो अपना एक चक्कर जो है वो 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड में क्लियर करती है। लेकिन अगर इसके गिर्द ये जमीन है, ये वाली ये सन के गिर्द है, तो ये जमीन अपने गिर्द जो चक्कर मुकम्मल करती है वो जो वो करती है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर। तो इस बात को आपने याद रखना। एवोल्यूशन से मुराद होता है, एवोल्यूशन से मुराद है ये this self the rotations of earth around the sun, and the rotation क्या होती है? the self rotation on its own axis of the earth, इसको हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, तो मौसम कैसे बनते हैं आपको मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो एवोल्यूशन के बेस पे बनते हैं, मैंने आपको कहा था डिटेल में बताएंगे। तो ये बेसिकली जो अर्थ है ये 23.5 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर है उसको चलती है। अच्छा, इसके अंदर ना दो तरह के सीजन होते हैं, और एक सीजन जो होते हैं वो हमारे पास सोल्स्टिस या सोल्स्टाइस सीजन के नाम से जानते हैं। अब सोल्स्टाइस सीजन जो होते हैं या एक्विनॉक्स सीजन जो होते हैं उनकी जो डेट है वो 21 जून से 22 दिसंबर तक सॉल्स्टिस सीजन होते हैं, और एक्विनॉक्स सीजन जो होते हैं वो 21 मार्च से 23 सितंबर तक होते हैं। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इनको हम एक्विनॉक्स क्यों कहते हैं? बेसिकली एक्विनॉक्स विद इक्वल नाइट एंड जो डेज हैं, इक्वल नाइट्स होती हैं वो हमारे पास एक्विनॉक्स होते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वल डेज होते हैं वो हमारे पास सॉल्स्टिस होते हैं। मतलब कि 21 जून से 22 दिसंबर तक, 21 जून से 22 दिसंबर तक जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास इट इज अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट occurs twice each year in December. The day of the solstice is either the longest day of the year or the shortest day of the year। मतलब सबसे बड़ा ये एमसीक्यू आ जाता है, सबसे जो बड़ा दिन है वो 21 जून होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है।
ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। इसका मतलब है कि 21 जून है तो हमारे पास सबसे बड़ा दिन होगा, और अगर 22 दिसंबर है तो हमारे पास सबसे छोटा दिन होगा। इसी तरह हम बात करते हैं रातों की, तो नाइट जो होती हैं वो सबसे जो बड़ी नाइट होती है वो हमारे पास कह सकते हैं कि इक्वल नाइट्स होते हैं, वो 21 मार्च को दिन रात बराबर हो जाते हैं, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, इसको हम एक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। जो सबसे बड़ी रात होती है वो कौन सी होती है? 22 दिसंबर की, और सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून का होता है। अच्छा जी, आगे चलते जी, हमारे पास आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीजन। ये बड़ा उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्च एक्विनोक्स, सितंबर एक्विनोक्स, दिसंबर सॉल्स्टिक्स एंड द जून सॉल्स्टिक्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सेंटर में क्या है हमारे पास, ये विंटर है, ऑटम है, समर है, स्प्रिंग है। इसका मतलब है कि अगर जो आपको नजर आ रहा है, बड़ा अफसोस की बात है वैसे, क्लास के अंदर स्किप हो गया लोग। अच्छा, इसको आप एक दफा आप समझ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये नॉर्थ की तरफ यहाँ पे ट्रैवल करें या इधर ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से, तो पहले स्प्रिंग आता है, फिर समर आता है, फिर ऑटम, फिर विंटर। मतलब ये वाला जो एरिया है हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का होता है, ये हमारे पास अगस्त से जो है ना अक्टूबर तक होता है, नवंबर तक होता है। ये हमारे पास वो वाला एरिया होता है, ये स्प्रिंग का एरिया। ये मतलब की डिफ्रेंशिएशन होती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑटम्स होती है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, वेदर एंड क्लाइमेट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जी ठीक है। अच्छा, वेदर क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म चेंज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, टेम्परेचर ऑफ द डे, इसको वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। क्लाइमेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेदर नहीं आता, क्लाइमेट के अंदर वेदर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, डॉट्स, फ्लोट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। तो क्लाइमेट refers to the average atomic atmosphere conditions of relatively long period of the usually 30 साल तक जो चेंज आ रहा होता है उसको हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। वेदर वेरिएबल्स कैसे होते हैं? ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेशर, सर्कुलेशन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से वेदर जो है वो चेंज होता है। इसका मतलब क्लाइमेट में हर तरह का चेंज होता है, और वेदर जो होता है बेसिकली वो शॉर्ट टर्म चेंज होता है। लॉन्ग टर्म चेंज हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। मतलब वेदर चेंज है यार, मतलब इसे इधर का जो माहौल है, इधर का माहौल वक्ती तौर पे चेंज है। अगर क्लाइमेट चेंज है यार, वहां पे तो रहता ही है सिस्टम। अच्छा, वेदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा डीपली इसको ज़रूर लीजिएगा। Temperature is very important factor to determine the weather because it influences control over the other elements of the weather. Sun being more source of energy provide 97.97% energy for all physical processes in the earth. Non-uniform distribution of heat across the globe is not, मतलब इसका मतलब है कि तमाम का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता होता। अब आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर से बढ़ रहा है, तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस तक से भी अप्रोच कर रहा है। तो इसके ऊपर जो आईपीसीसी है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज कम्युनिटी का है, उसमें, और इसके अलावा आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। इसके अलावा और बड़ी मतलब कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर वर्क कर रही है, जिसमें भी यूएस विथड्रॉ हुआ था, दोबारा फिर बाइडेन ने आके इसको रिज्वाइन किया है। तो यूएस सबसे बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसी तरीके से चाइना भी है, मतलब जितने भी डेवलप कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उस इसके अंदर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करने में काफी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारे पास एशियन, साउथ एशियन या सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो कि अंडर डेवलप या डेवलपिंग एरिया लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो इनको पार्टिसिपेट करवाने में, इनकी इंक्रीजमेंट में बहुत ज्यादा कम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद प्रेशर क्या होता है? ये बेसिकली मॉलिक्यूल और एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे जो दबाव डालते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। ये ड्यू टू द हाइट भी हो सकता है। आफ्टर एवरी 5.5 किलोमीटर प्रेशर बिकम हाफ, मतलब कि तकरीबन 5 या 5 किलोमीटर ऊपर बुलंदी पे जाए तो हमारा जो प्रेशर है वो तकरीबन आधा हो जाता है। इसी तरह अगर नीचे जाते हैं जमीन के अंदर तो प्रेशर ज्यादा होता है। इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि ऊपर जमीन पे जाए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर, अगर हम प्रेशर कुकर ऊपर ले जाए ना, कोई चीज पहाड़ों में बनाते हैं तो वो कम टेम्परेचर में बन जाती है। जो 100 पे बन रही है वो 70 पे बनती है, 70 डिग्री सेल्सियस पे वो पक जाती है।
लेकिन जो अगर ज़मीन के नीचे आ जाए तो वो हॉरिज़ॉन्टल में पकती है। इसी तरह और नीचे ले जाएँगे तो उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वेदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सर्कुलेशंस। आपको पता है, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आप काफ़ी हद तक इसको अंडरस्टैंड करोगे। प्रेसिपिटेशंस क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्ट, रेन, फॉग वगैरह, या हेल, स्नोज़, हेल, या ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको आप इसको देख लीजिएगा। ये प्रेसिपिटेशन मतलब कि नमी का आ जाना। ह्यूमिडिटी भी इसी की किस्म होती है, जिसमें 10 डिग्री से टेम्परेचर में कैपेसिटी होती है, लिमिटेड इंक्रीज़ ऑफ ड्रास्टिकली डायमेट्रिकली द एयर वार्म्थ, यहाँ पे इसके अंदर उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास देखते हैं जी डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का चार्ट आपके सामने बना हुआ है कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ इट, रिप्रेजेंट्स क्या करती है, वेरिएशंस क्या है, इफेक्टिव क्या है, असेसमेंट्स क्या है और स्टडी क्या है। वेदर की स्टडी जो है वो मेट्रोलॉजी कहलाती है, क्लाइमेट की स्टडी क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। असेसमेंट्स ये शॉर्ट टर्म होता है वेदर, वो लॉन्ग टर्म होता है। वेदर के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउडनेस और प्रेसिपिटेशंस आती हैं। टेम्परेचर के जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस आती हैं। ये वेरीज़ करता है, वो वेरीज़ नहीं करता। इसी तरीके से और बड़े चेंजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो आज का जो हमारा आपका प्रोसेस है, जिसे हम प्रोसेस ऑफ नेचर है, उसको हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने एक्लिप्स के बारे में देखा है, वेदर क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में देखा है। इसके बाद हमने जो रेवोल्यूशंस और रोटेशंस के बारे में देखा है। तो ये सारी चीज़ें आज के पेपर में देखी हैं। तो उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं।